नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो महाराष्ट्र फाइल्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। उद्धव ठाकरे का बब्बर शेर पिंजरे में कैद है। सुबह सुबह 8 बजे बजने वाला भोपू सलाखों के पीछे है। संजय राउत की हालत जेल के अंदर बेहाल है तो बाहर ईडी का एक्शन लाजवाब है। पात्रा चौल जमीन घोटाले मामले को लेकर शिवसेना के लाडले सांसद संजय राउत की मुश्किलें बढ़ती दिख रही है। ईडी जेल में बंद संजय राउत से तीखे सवाल कर रही है तो वहीं बाहर ईडी ने बड़ा एक्शन लेते हुए कल मुंबई के 2 जगहों पर छापेमारी की। बताया जा रहा है कि संजय राउत के करीबियों के घर पर ईडी का हंटर चला है तो ईडी का एक्शन, राउत को टेंशन, राउत अंदर तो अगला नंबर किसका। आज इसी पर चर्चा करेंगे। बातचीत के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के सीनियर एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। संजय राउत जेल के अंदर है, ईडी तीखे सवाल कर रही है, पर ईडी बाहर जो एक्शन कर रही है, क्या उसकी जांच संजय राउत की करीबियों तक पहुंचेगी? देखिए, संजय राउत के ठिकानों पे जो छापेमारी हो रही है, उसके करीबियों के ठिकानों पे छापेमारी जो हो रही है, उनके फ्लैट में जो पुलिस पूछताछ के लिए गई थी, तो जो दस्तावेज मिले हैं वो कई बड़े नेताओं के हाथ पांव फुला रहे हैं। और सबसे ज़्यादा परेशानी पवार कैंप में मची हुई है, हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि संजय राउत शरद पवार के बहुत करीबी माने जाते हैं। और इसीलिए अभी जो दस्तावेज मिल रहे हैं और जो घोटाले के लिंक धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं, कहां कहां तक पहुंच रहे हैं, उसी दस्तावेज से ये पता चल रहा है कि अब शरद पवार के कुछ करीबी नेता, यहां तक कि अजीत पवार भी इसमें कहीं न कहीं बेनिफिशियरी हो सकते हैं। और ये कैसे बेनिफिशियरी हो सकते हैं, इसके बारे में थोड़ी देर बाद हम लोग चर्चा करते हैं बाद में। लेकिन पहले देखें कि ये घोटाले के तार कहां कहां जुड़ रहे हैं और वो पैसे कहां जा सकते हैं। शरद पवार और अजीत पवार, जो भी दोनों हैं चाचा भतीजा, और उसके साथ साथ शरद पवार के एक और करीबी नेता छगन भुजबल, ये लोग कैसे उससे जुड़े हो सकते हैं। तो जो संजय राउत ने घोटाला किया, जो घोटाला किया गया पात्रा चाल में 47 एकड़ जमीन में, और वहां पर जिन कंपनियों को ठेके दिए गए, तो सबसे पहला टेंडर जो दिया गया था, ठेका दी गई थी, वो गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन को दी गई थी। ये गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन के डायरेक्टर थे परवीन राउत। परवीन राउत और संजय राउत दोनों के बीच के संबंध अब छुपे हुए नहीं हैं। उसी संबंध के आधार पर ईडी ने छापेमारी की, दस्तावेज हासिल किए। पहले परवीन राउत गिरफ्तार हुआ और फिर अब संजय राउत गिरफ्तार किए गए हैं। अब परवीन राउत का कनेक्शन देखिए कि कैसे कनेक्शन आगे बढ़ता है। परवीन राउत ने गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन जो था, उसके जो डायरेक्टर तो वो था ही, लेकिन उसने एक कॉन्ट्रैक्ट दिया एचडीआईएल को। एचडीआईएल को कॉन्ट्रैक्ट देता है और उसमें ये माना जा रहा है कि एचडीआईएल को जो कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, उसने 100 करोड़ रुपए परवीन राउत के अकाउंट में दिए। अकाउंट में यानी कि ब्लैक मनी के तौर पर अलग अलग तरीके से दिए होंगे। तो 100 करोड़ रुपए परवीन राउत ने लिए एचडीआईएल से। अब एचडीआईएल कौन है और एचडीआईएल के डायरेक्टर कौन है और एचडीआईएल का लिंक किन घोटालों में और है। एचडीआईएल के एक प्रमोटर जो हैं वो हैं राकेश वधावन। अब वधावन कौन है? वधावन को अगर देखा जाए तो एचडीआईएल वही कंपनी है जो पीएमसी के 6,500 करोड़ के बैंक घोटाले में फंसी हुई है। 6,500 करोड़ का पंजाब एंड महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक घोटाला हुआ था। ये भी 2010-11 के आसपास हुआ था और उसमें कई खुलासे हुए। रिजर्व बैंक की नज़र गई थी और उसमें सबसे बड़ा घोटाला करने में जो कंपनी, जिस कंपनी का नाम था, वो था एचडीआईएल। और उसके लिए राकेश वधावन को गिरफ्तार भी किया गया था और वो फिर बाद में जमानत पर भी गए और उस पर अभी पूछताछ जारी है। वो घोटाला अभी सामने आना पूरी तरह से बाकी है। तो वो जो एचडीआईएल कंपनी, वो पीएमसी बैंक घोटाले में 6,500 करोड़ का जो था, वो अपनी जो पूरी कैपेसिटी है, ये कैपिटल है, उसको बढ़ा चढ़ाकर पीएमसी बैंक से पैसे लेता था उधार। और उसके बाद ये अपने कुछ प्रोजेक्ट को ऐसा घोषित कर देता था कि इसमें बहुत नुकसान हुआ है, उसको सरेंडर, दिवालिया घोषित कर दो, और वो फिर लोन माफी होती थी। इसके कारण
पीएमसी जो पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक है वो दिवालिया हो गई थी, उसके खाते में पैसे नहीं थे, रिजर्व बैंक को इंटरफेयर करना पड़ा और उसकी जांच फिर बाद में हुई। अब ये वधावन, दूसरे तरफ प्रवीण राउत और तीसरे तरफ संजय राउत। तो वधावन का एक बड़ा घोटाले का लिंक, एचडीआईएल कंपनी से 100 करोड़ रुपए दिए गए प्रवीण राउत को, और वो 100 करोड़ रुपए में से ईडी का जो मानना है, जो दस्तावेज मिले हैं उसमें कहा गया है कि उस 100 करोड़ रुपए का बंदरवाट किया गया। अब बंदरवाट किया गया, उसमें सबसे पहले जो सामने आए हैं कॉन्स्पिरेटर और जिनके खाते में पैसे अभी मिले हैं वो है संजय राउत। ये भी पता चला कि 2 लाख रुपया हर महीना देता था, साल में 1 करोड़ से ज़्यादा पैसे दिए गए संजय राउत को, उनकी बीवी वर्षा राउत को भी पैसे दिए गए। इसके अलावा करीब करीब अलीबाग में जहाँ से संजय राउत आते हैं, जिन्होंने अपनी राजनीतिक कैरियर उससे पहले पत्रकारिता की शुरुआत की, उस क्षेत्र में करीब 8 ऐसे प्लॉट हैं जो इन पैसों से खरीदे गए हैं। उसके भी दस्तावेज ईडी के पास है और उस पर भी छानबीन चल रही है, उसके सोर्स पूछे जा रहे हैं जो ईडी से अभी कार्रवाई कर रही है, और जो संजय राउत से पूछताछ की जा रही है उसमें ये सारी बातें सामने आनी है कि ये जो फ्लैट खरीदे गए थे, दूसरे जगह जो प्लॉट खरीदे गए हैं, ज़मीन है, इसके पैसे कहाँ से आए। इसलिए ये कोई 1, 2, 4 करोड़ का घोटाला नहीं है, ये लंबा खींचेगा, अभी लंबी जाएगी। और जो ईडी की कार्रवाई जो हो रही है वो उसी के आधार पर है। जैसे 4 दिन की कस्टडी मिली, अब ईडी ने 2 और छापे मारे 2 जगह पर मुंबई में, उसके बाद कुछ और छापेमारी हुई है, वो दस्तावेज अभी रखा हुआ है। जहाँ जहाँ जो सबूत मिले हैं वो अब 4 दिन के बाद पेश किया जाएगा। ये उसी तरह से है जैसे सत्येंद्र जैन के साथ हुआ। सत्येंद्र जैन के ठिकानों पर छापेमारी की गई, हिरासत में लिया गया, जब उनको फिर से बेल दी जानी थी उससे पहले क्या किया गया, फिर छापेमारी हुई तो 2 करोड़ 80 लाख रुपए मिल गए कैश में, गोल्ड मिल गए। तो फिर ईडी ने पेश किया कि देखिए अभी तो छापेमारी चल रही है और ये इन्फ्लुएंशियल आदमी है, अगर ये बाहर जाएगा तो उसके बाद ये सारा ठिकाना लगा देगा, तो इसलिए इसे अभी हमारे कस्टडी में रहने दीजिए, फिर कस्टडी बढ़ जाएगी। तो अभी जो दस्तावेज मिले हैं उन दस्तावेजों के आधार पर भी देखे जा रहे हैं कि ये प्लॉट्स जो खरीदे गए उसका सोर्स क्या था, इनकम का, पैसे कहाँ से आए। अब ये सारा जो कॉन्स्पिरेसी है वो 100 करोड़ का जो प्रवीण राउत का बंदरबाट है उसमें सिर्फ संजय राउत नहीं और दूसरे लोग या शरद पवार का पूरा कैंप कैसे फंसेगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। एक बड़ी जानकारी ये सामने आ रही है कि प्रवीण राउत और संजय राउत को जेल के अंदर आमने सामने बिठा के पूछताछ की जाएगी। बिल्कुल पूछताछ की जाएगी, ये तो ईडी करती ही है, क्योंकि जब दोनों मास्टरमाइंड हैं और मास्टरमाइंड के जो सबूत मिले हैं उसके बाद क्रॉस क्वेश्चन जो किया जाएगा, वेरीफाई किया जाएगा कि प्रवीण राउत ने जो बताया कि संजय राउत को हम किस आधार पर पैसे दिए थे, अब संजय राउत बताएगा कि हमें जो पैसे मिल रहे थे दूसरे आधार पर मिल रहे थे। अब दोनों को आमने सामने किया जाएगा तो ये बताया जाएगा। उसमें तो संजय राउत अपनी सफाई नहीं दे पाएंगे। बिल्कुल, और सफाई नहीं देने के बाद भी अगर प्रवीण राउत के सामने वो खड़े होंगे तो बताएंगे ना कि प्रवीण राउत से पूछा जाएगा कि ये पैसे क्यों दे रहे थे, ये जो 2 लाख रुपया हर महीने दे रहे थे वो किस आधार पर दे रहे थे, कोई एहसान किया था संजय राउत ने। अब उसी एहसान की बात अब लोग करते हैं, जिससे सबसे बड़ी समस्या पवार परिवार को होने वाली है। इसलिए पवार कैंप में क्या ये जांच की आज पवार परिवार तक पहुंच जाएगी? बिल्कुल पहुंचेगी, और वही रिश्तों की बात है। प्रवीण राउत एक बिल्डर है, कंस्ट्रक्शन कंपनी चलाता है, व्यवसायी है। संजय राउत राजनेता है, इनके संबंध शरद पवार से भी हैं, उद्धव ठाकरे से भी हैं, कांग्रेस के कुछ नेताओं से भी हैं। और प्रवीण राउत ने जो एहसान के बदले पैसे दिए संजय राउत को, वो एहसान क्या था, ईडी ने यही बात कोर्ट को बताई कि प्रवीण राउत तो मिडिलमैन है, संजय राउत जो है वही मेन आदमी है जो इन्फ्लुएंस किया, जो सरकार को इन्फ्लुएंस किया, मंत्रियों को इन्फ्लुएंस किया, और वहां पर इनको वो जो टेंडर था वो देने के लिए सरकार के दूसरे मंत्रियों तक बात पहुंचाई, और मिडिलमैन की तरह माइंड जो घोटाले का है वो संजय राउत है, ऐसा ईडी ने कहा है। अब किन लोगों की बात ईडी कर रही है, यानी कि संजय राउत ने किससे प्रभावित किया, किससे काम निकलवाया, तो ये 2008 की बात है।
2008 के बाद अगर ये जो सामने आया था, इसमें टेंडर हुए और उसके बाद मामला सामने आया, कंस्ट्रक्शन कंपनी को ठेका मिला, वो काम नहीं हुआ, फिर ज़मीन बेचे गए, तो ये सारा मामला 2008, 9, 10 अगर मानते हैं 2-3 साल तक चलता रहा, जिसमें सरकार चुपचाप बैठ के देखती रही, क्योंकि अगर टेंडर मिला है और वो कंपनी गलत तरीके से काम कर रही है तो सरकार को देखना चाहिए कि आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन उस समय सरकार किसकी थी? कांग्रेस और एनसीपी की सरकार थी। 2008 में और 9 में अगर देखा जाए तो 2 सालों तक डिप्टी सीएम के तौर पर छगन भुजबल थे, जो छगन भुजबल शरद पवार के बहुत करीबी माने जाते हैं। उसके बाद डिप्टी सीएम बने अजीत पवार, शरद पवार के भतीजे हैं। अब ये लोग डिप्टी सीएम थे सरकार में अशोक चौहान, उसके बाद फिर पृथ्वीराज चौहान सीएम थे जो कांग्रेस के थे। अब कांग्रेस के साथ गठबंधन जो शरद पवार ने किया था 1999 के बाद, जो शरद पवार कांग्रेस से नाराज होकर, बेइज्जत होकर कांग्रेस से बाहर निकले थे, उसके बाद उन्होंने अपनी पार्टी बनाई थी और फिर महाराष्ट्र में उन्होंने कांग्रेस का ही साथ देना शुरू कर दिया। जब पार्टी से निकले थे, कांग्रेस से निकलने के बाद तो उन्होंने ऐसी बातें कही कि कांग्रेस अब विचारधाराओं से हट गई है, कांग्रेस बर्बाद होने वाली है, विचार शून्य है। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस के साथ उन्होंने इसलिए लिया क्योंकि महाराष्ट्र में उन्हें चाहिए था एक बड़ा कुआं जिसमें अपना करप्शन का धन निकाल सके जितना हो सके। और इसलिए ये जो संजय राउत हैं, उन्होंने अजीत पवार और साथ में छगन भुजबल जैसे नेताओं के साथ शरद पवार के थ्रू ये इन्फ्लुएंस किया सरकार को टेंडर देने के लिए गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन को। गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन का एसडीआईएल से संबंध, तो ये सारा जो नेक्सस है सैकड़ों करोड़ का, अब उसमें ईडी ने जो पहले ही संकेत दे दिया है कि संजय राउत सरकार को इन्फ्लुएंस कर रहे थे, मास्टरमाइंड घोटाले का यही है, तो उसमें अब उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी जो लोग एक ठेका देने में किसी न किसी तरीके से घूसखोरी कमीशन लिया था। और जो 100 करोड़ रुपया प्रवीण राउत को मिला था एसडीआईएल से, उसमें सिर्फ 2-4 करोड़ रुपया, 10 करोड़ रुपया, उतने पैसे रकम जो है वो संजय राउत के अकाउंट में या दूसरे स्तर पर नहीं गया था। उसके अलावा उसमें से अच्छी खासी रकम पवार परिवार के पास भी गया होगा और इन सब का खुलासा धीरे धीरे आएगा। जी बिल्कुल, मतलब कुल मिलाकर अब संजय राउत का बचना बहुत मुश्किल है। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो संजय राउत ईडी की गिरफ्त में है। ईडी ने दावा किया है कि उसके पास संजय राउत के खिलाफ पर्याप्त सबूत है और इस घोटाले में कई लोग शामिल हैं जिस तक ईडी पहुंचने की कोशिश में है। तभी मुंबई में पात्रा चौल घोटाले में ईडी ताबड़तोड़ एक्शन में है। खबर यह भी है कि 1000 करोड़ से ज्यादा के पात्रा चौल घोटाले मामले में पहले से गिरफ्तार प्रवीण राउत और संजय राउत को आमने सामने बिठाकर ईडी पूछताछ करने वाली है। तो जाहिर सी बात है कि कुछ और अहम और बड़े खुलासे होंगे। इस घोटाले पर कैपिटल टीवी की नजर बनी हुई है। हर अपडेट के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।